मैं संजय सर आप लोगों को आज फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और विषय किस चीज़ का है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग की ज़िंदगी में बहुत ही करीब रहता है हमारे। देखिए ये जो लाइट जल रहा है इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान करता है, इसे पढ़ना है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ये यूपीएससी, बीपीएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्टेट सर्विस कमीशन, सारे बहुत सारे पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको अगर यदि आप ढंग से सुन लीजिएगा, ठीक से सुन लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th तक तो साइंस पढ़ते हैं, मगर आफ्टर +2 जो पढ़ते हैं, कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, तो साइंस छूट जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये लाभदायक होगा और वैसे स्टूडेंट्स को भी लाभदायक होगा जो इंटरव्यू में फेस करने जाते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो। तो क्या होता है कि वो तो अपने अपर लेवल को तो जानते हैं, मगर क्या होता है कि जब बेसिक लेवल को के बारे में पूछा जाता है तो वो घबरा जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रवाह होना किसी खास समय में। फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम, ठीक है। यानी कि चार्ज का फ्लो होता है, कितने समय में होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब क्या है कि इस पर एक बहुत ही विषय एक है, ध्यान देने की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सिंपली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये चार्ज मोशन में होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी है। मगर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है जो चार्ज होते हैं बॉडी में, मगर वो स्टैटिक रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। तो अब चलिए कि ये जो चार्ज है इसका यूनिट क्या होता है। अगर हम लोग फिजिक्स में जाने कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का होता है सेकंड, यानी कि कूलम बाई सेकंड। और यही जो है करंट का है। ये जो कूलम बाई सेकंड है, इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है। अब जो क्या है कि अब 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं। 1 एम्पियर करंट उसे कहते हैं जब 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो करे, उसे हम 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, अब ये जो है, इस चीज को समझने के लिए पहले हम लोग आएंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जो फैक्ट्स है ये आप जाने। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब एक और आपको यह है कि अब हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है Q टोटल चार्ज इज इक्वल टू N इंटू E। यानी कि अगर टोटल चार्ज है, अगर कोई कंडक्टर में से फॉर एग्जांपल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो उसमें टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, नंबर, और ये हो गया टोटल चार्ज, Q हो गया। तो हम लोग देखें कि टोटल चार्ज अगर किसी कंडक्टर में अगर पता करना है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह हो रहे हैं, जो फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना वो एक कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है। अब जो है 1 एम्पियर करंट को फ्लो करने में कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 1 एम्पियर करंट अगर कंडक्टर में फ्लो कराना है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू NE और N इज इक्वल टू Q बाई E, ठीक है। और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसको जो है हम यहां पे 1 मान लेंगे, 1 कूलम चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 एम्पियर अगर करंट अगर कंडक्टर में बहता है तो कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो रहा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। किसी भी कंडक्टर, मेटल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो बेस्ट जो मेटल होता है, जो कि बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सिल्वर होता है। ऐसे कॉपर हम लोग यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर का दाम बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग घरों में सिल्वर का तार तो यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग कॉपर का तार यूज करते हैं। कॉपर भी अब बहुत महंगे हो गए हैं, तो आजकल एल्यूमिनियम का तार जो होते हैं, जब ट्रांसमिशन लाइन्स में एल्यूमिनियम का तार यूज होते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है कि कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि आपने पढ़ा होगा एक एटम, मेटल जो होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी, मेटल जो होता है वो एटम का बना हुआ होता है, और एटम जो होता है उसमें इस तरह का संरचना होती है जहां पर ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही चर्चा करूंगा। सोडियम का होता है 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम। अब ये क्या है कि ये पॉजिटिव, न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ता है न्यूक्लियस से शेल का दूरी जो है अगर बढ़ता है तो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, और अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है तो ये आसानी से ये मूव कर सकता है मेटल के अंदर में। मगर मूवमेंट किस परिस्थिति में करता है मैं भी वो आपको बताऊंगा, क्योंकि एक मेटालिक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मगर मूवमेंट उनका नहीं होता है। अब जो है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द outermost shell of the atom are called the free electrons। और
जैसे जैसे शेल का जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो अट्रैक्शन कम होगा। अब जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में जाते हैं तो सबसे पहले सीजियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांकायम। तो ये जो जैसे जैसे बढ़ता है तो उनका जो है शेल नंबर बढ़ते जाता है। यानी कि एक ग्रुप में अगर पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग नीचे उतरते हैं तो बहुत आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है। तो अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिक करंट में फिर से दोहरा देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, कूलम पर सेकेंड, इसको हम लोग एम्पियर भी कहते हैं, ठीक है। सो 1 एम्पियर करंट कितना होता है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ कंडक्टर in a given unit area per unit of time, then that is a 1 ampere of current. When 1 coulomb of charge flows in a conductor in 1 second, then that current is 1 ampere. तो डेफिनेशन मैंने दे दिया। अब होता क्या है कि करंट को अब हम लोग इसको जो इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर हम लोग जाने, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक किसी गिवन डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा पोटेंशियल। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं और V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज यहां पर कूलम में होगा, ठीक है। अब ये जो है आप इसको जूल से भी दर्शा सकते हैं और चार्ज क्या होगा? कूलम। तो ये पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल होता है कि मान लीजिए ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर है और हम एक पॉइंट ए पर यहां पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। पोटेंशियल एट ए। अब क्या है कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। इसको माना जाता है कि बहुत दूर पर है ये, तो जब बहुत ज्यादा दूरी रहता है तो उसको हम लोग इंफिनिटी करते हैं। ये इंफिनिटी में है। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। यानी कि वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पर 2 यूनिट फिजिकल यूनिट आते हैं। एक तो अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि जूल वर्क का तो आप लोग यूनिट जानते हैं, सीजीएस में अर्ग होता है और एमकेएस में ऐसा यूनिट में जूल होता है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दिस इज नोन एज पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल का हम लोग एक कॉन्सेप्ट जाने। और पोटेंशियल क्या होता है? तो अब क्या है कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, ये तार है। कंडक्टर का मतलब कोई भी मेटालिक तार है, कंडक्टर, मेटालिक वायर, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए इसका जो है पोटेंशियल यहां पर है
वी ए और यहाँ पर है वी बी। सो तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वी बी टू वी ए, यानी कि तो वी ए माइनस वी बी, ये भी होगा वर्क बाय चार्ज, और ये वही यूनिट होगा जो पोटेंशियल का यूनिट होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी वही यूनिट होता है। जैसे वेट का अगर डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए 10 किलोग्राम वेट है और 8 किलोग्राम वेट है, तो इन दोनों का डिफरेंस का यूनिट वही होगा, 2 किलोग्राम वेट होगा। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, जूल बाय कूलम। अब क्या होता है कि चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, किसी एक सर्किट में दिखाता हूं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है सर्किट में। तो जैसे मान लीजिए बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्या होता है कि जैसे ही अगर हम लोग कोई भी कंडक्टर को सेल से जोड़ते हैं, सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है, एक सेल जो होता है, एक सेल मतलब एक, अगर हम दो इस तरह का दो अगर बना दें, और भी ज्यादा बना दें, तो ये बैटरी होगा, और एक को हम लोग सेल कहते हैं। सो कलेक्शन ऑफ सेल इज बैटरी, कलेक्शन सेल, बहुत ज्यादा सेल मिल करके बैटरी बनाते हैं। तो यदि हम एक सेल को भी अगर तार से अगर जोड़ देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं तो ये लाइट देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होता है, यहां से होता है, आपको नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, सर्किट के बाहर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या कहां से होता है, ऐसे होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल में, ठीक है। तो ये जो होता है, अब ये फ्लो करता क्यों है, क्यों करता है कि जैसे ही अगर हम लोग कोई भी कंडक्टर में पहले से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मगर वो हाफ हार्ड वे में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, मगर जैसे ही अगर सेल को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं, बहने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बहने लगा तो कारण क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो मूव करता है नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट का डायरेक्शन को हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो अब ये रहा, तो जिस तरह से एक कंडक्टर है और कंडक्टर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे ही अगर उसको बैटरी से जोड़ा जाता है, दो बैटरी, तीन सेल, 4 सेल, 5 सेल जोड़ा जाता है, जितना ज़्यादा आप सेल को जोड़िएगा, जितना ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। आप लोग अपने व्यवहारिक ज़िंदगी में भी देखते होंगे कि अगर हम ज़्यादा बैटरी लगाएंगे तो ये बल्ब जो है ये ज़्यादा लाइट देगा, कम अगर सेल लगाएंगे, एक ही अगर सेल लगा हुआ है तो कम लाइट देगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा यहाँ 3 सेल लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस होने से करंट का फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा होगा ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि जो करंट जो है वो
एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक कंडक्टर में किसी खास समय के लिए, ठीक है, किसी खास समय में। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं दूसरा जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस शब्द को पहले हम लोग आपको बताते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है इसमें दो तरह के कंडक्टर होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, एक होता है नॉन कंडक्टर। कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होते हैं, नॉन कंडक्टर या लो कंडक्टर इसमें होते हैं रेजिस्टेंस हाई होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अब आपको मैं दिखाता हूं कि एक कंडक्टर है, मैं थोड़ा सा इसका बड़ा साइज में, ये मान लीजिए कोई तार है, मैं इसका बड़ा आकार में दिया हूं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इस तरह से। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, यहां पर प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है, प्लस 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 छितराए हुए होते हैं। प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसमें अगर सेल जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो, इधर से फ्लो होता है। तो जैसे पोटेंशियल अगर हम लोग अप्लाई करते हैं कंडक्टर में तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो क्या होता है, आपस में वो टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, पॉजिटिव आयन से भी टकराते हैं और अपने आप से भी टकराते हैं। तो क्या होता है, अवरोध पैदा होता है, उनके मोशन में अवरोध पैदा होता है। और ये जो अवरोध है, ये जो है, ये रेजिस्टेंस, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और तो आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जब उनको सेल से जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है कंडक्टर में, तो क्या होता है कि आपस में टकराते हैं एक दूसरे से और उसके कारण अवरोध पैदा होता है और इस अवरोध को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और इस पर एक रेजिस्टेंस पर एक लॉ आया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, current flowing in a conductor is proportional to the potential difference applied across the 2 points of कंडक्टर, ठीक है।
2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जिस तरह से एक साधारण सा ये एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किसी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई फैक्टर है किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। करंट जो होता है किसी भी कंडक्टर में, वो किस बात पर निर्भर करता है? वो बात निर्भर करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। जिस तरह से मैं एक साधारण सा एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि जिस तरह से एक गिलास में दिया गया पानी है, उसमें जितना चीनी डालेंगे उतना ज़्यादा मीठा होगा। उसी तरह से ये जो है, जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। ये है ओम्स लॉ। मगर इसमें एक लिमिटेशन है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना है। अगर टेम्परेचर का डिफर कर जाता है तो ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए मैं इसको अब सूत्र में देता हूं कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, I इज प्रोपोर्शनल टू V टेम्परेचर, और V बाई आई को कर देंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट को अगर कुछ देते हैं तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू V बाई आई। यानी कि V बाई आई जो होता है ये रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, V क्या स्टैंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या स्टैंड करता है? करंट इन एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। तो अब क्या है कि कंडक्टर, ये जो ओम्स लॉ है ये कंडक्टर को दो भाग में बांट देता है। कौन दो भाग में बांटता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये कंडक्टर जो होता है दो तरह का हो गया। एक कंडक्टर, एक हो गया ओमिक कंडक्टर, और दूसरा हो गया नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर, ये ओमिक कंडक्टर क्या होता है और ये नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है? ओमिक कंडक्टर, अभी मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ कि व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ दैट व्हेन द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट the current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference। तो ओमिक कंडक्टर का डेफिनेशन क्या होता है कि ये जो होता है ये ओबे करता है ओम्स लॉ। ठीक है, और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है? वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, यानी कि डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। अब चलिए इसको हम लोग फिर करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो ओम्स लॉ है ये कौन सा होता है? तो मेटल्स जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं, जेरेनियम जो होते हैं ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं। तो जो मेटल जो ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं वो अपवाद हैं, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो मेटल्स एक्सेप्ट यूज्ड इन डायोड, ट्रांजिस्टर,
फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये जो मैंने आपको दिखाया, डायोड, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ बल्ब, आजकल एलईडी है, एलईडी बल्ब, ये जो है, ये सब सारे जो चीज है, ये डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो हम लोग के पास दो कॉन्सेप्ट आ गया कि एक ओमिक कंडक्टर और एक है नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अब क्या है, चलिए ओमिक कंडक्टर का ग्राफ कैसा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ग्राफ है जो ओमिक कंडक्टर को फॉलो करता है। चलिए, ओमिक कंडक्टर ग्राफ है, ये ऑरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस लाइन में भी रहता है और इस लाइन में आई रहता है। ओमिक कंडक्टर का क्या होता है कि यदि विभिन्न वैल्यू क्या है, वोल्ट। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये है कि हम लोग वोल्ट को एक्स एक्सिस पर क्यों रखते हैं, करंट को क्यों नहीं रखते हैं एक्स एक्सिस पर। उसका कारण ये है कि करंट जो फ्लो करता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वोल्टेज के ऊपर है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट फैक्टर जो होता है वो एक्स एक्सिस पर हम लोग रखते हैं, और इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट फैक्टर होता है आई जो है डिपेंडेंट क्यों है आई, करंट, क्योंकि वो जितना भी, यानी कि हम जितना बैटरी लगाएंगे एक सर्किट में उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी कि ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है। और करंट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसे डिपेंडेंट फैक्टर, इसलिए हम लोग V को एक्स एक्सिस पर रखे हैं और I को हम वाई एक्सिस पर रखें। तो ओमिक कंडक्टर का क्या खासियत है कि वो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि किसी भी पॉइंट, अगर एक पॉइंट ये ले, एक ये पॉइंट ले, और इसको अगर हम लोग कहते हैं स्लोप, तो स्लोप क्या देता है, गिव्स द वैल्यू ऑफ, गिव्स द V by I ग्राफ gives the value of रेजिस्टेंस। ये जो है, एक चीज ध्यान रखना है, ये ग्राफ जो है टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। आप किसी खास एक तापक्रम को जान लीजिए और मान लीजिए अलग टेम्परेचर पर हम ओम्स लॉ लेते हैं, और मान लीजिए कि ये दूसरा स्लोप बनता है। ठीक है, ये मान लीजिए टेम्परेचर A है और ये टेम्परेचर B है। अब आप देखेंगे कि इसका स्लोप इसका स्लोप, इसमें भी टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर रिमेनिंग। अब ये जो ग्राफ है हमें क्या बताता है, ये क्या बताता है कि अलग अलग एक ही कंडक्टर है, जैसे एक ही कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए कॉपर है, से फॉर एग्जांपल ये कॉपर पर ही दर्शाया जा रहा है, ये कॉपर पर दर्शाया जा रहा है, दोनों एक ही मेटल है, एक ही थिकनेस का है, और दोनों को ओम्स लॉ के लिए इसको देखा जा रहा है। टेम्परेचर का क्या महत्व होता है, तो ये जो इसका जो स्लोप है, ये टेम्परेचर, अगर एक गिवन टेम्परेचर पर स्लोप 1 होगा,
मगर अगर हायर टेम्परेचर पर अगर ले जाते हैं तो इसका स्लोप अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये इसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि स्लोप ऑफ टीबी, स्लोप टीबी इज ग्रेटर देन स्लोप टीए, यानी कि रेजिस्टेंस आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, सॉरी ये आर बी होगा और ये आर ए होगा। तो रेजिस्टेंस, तो ये दोनों जो ग्राफ V बाई आई का है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मगर ये दोनों जो ग्राफ, ये जो है टीबी और टीए अलग अलग टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। इससे हमको पता चलता है कि ये हायर टेम्परेचर पर जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऊपर हो जाता है, लो टेम्परेचर पर, अगर लो टेम्परेचर इससे कम है तो इसका रेजिस्टेंस कम रहता है। यानी कि एक ही कंडक्टर में अलग अलग तापक्रम में टेम्परेचर रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है और रेजिस्टेंस कम हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप जान गए कि V बाई आई और स्लोप, V बाई आई का स्लोप क्या हमें देता है, हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है। तो हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में भी जाने, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम्स, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम होता है। ठीक है, ओम, ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम, और ये होता है यानी अब एक ओम का रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग डेफिनेशन इसी से देख सकते हैं कि एक ओम का रेजिस्टेंस किस, क्या हमें क्या कहते हैं। तो 1 ohm is that resistance of the conductor that when 1 volt of potential difference is applied across the two terminals, 2 points in a circuit, and when 1 ampere of current flows through it, then the resistance is 1 ohm. हिंदी में कि अगर यदि एक खास तापक्रम में यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया जाता है किसी सर्किट में, और यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उस सर्किट का, 1 ओम होता है। तो 1 ओम तो ये हुआ। तो हम लोग पढ़े, फिर से मैं रिपीट करते रहा हूं कि हम लोग जो पढ़े कि 2 तरह के कंडक्टर होते हैं, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब एक और बात है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो उसका ग्राफ जो है V बाई आई वो ओरिजिन से हमेशा स्टार्ट होगा। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। मगर नॉन ओमिक कंडक्टर का कैसा ग्राफ होगा, ठीक है, मैं नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ आपको दिखाता हूं। नॉन ओमिक कंडक्टर, V बाई आई आप देख सकते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ इस तरह से है। यानी कि इसका जो स्लोप है, जैसे मान लीजिए किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक पॉइंट बना के इसका स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए ये A है और ये B है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन, यानी कि
स्लोप ऑफ वी ग्राफ, ओमिक कंडक्टर में क्या था कि स्लोप हर जगह कांस्टेंट रहता था, यानी कि रेजिस्टेंस एक खास तापक्रम पर स्लोप हर जगह एक होता था। मगर नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या है कि स्लोप जो होता है वैरी करता है। दूसरा जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ओमिक कंडक्टर में जो कर्व होता है वो ऑरिजिन से भी पास कर सकता है और वो ऑरिजिन से भी नहीं पास कर सकता है। यानी कि ओमिक कंडक्टर में जब भी ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। मगर नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होगा कि ऑरिजिन से भी पास कर सकता है या ऑरिजिन से पास नहीं कर सकता है। तो ये एग्जांपल है, मैंने आपको ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर का भी एग्जांपल दिया, जैसे ट्रांजिस्टर है, फिर सोलर सेल है। सोलर सेल जो यूज होता है वो भी नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। एलईडी बल्ब, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो वो भी नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। फिर फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब किस चीज़ का बनता होता है, वो टंगस्टन मेटल का होता है। और टंगस्टन मेटल एक ऐसा मेटल होता है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। हम लोग जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि हीटिंग इफेक्ट किस किस बातों पर निर्भर करता है। और डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे चीज़ को गर्म करते हैं बिजली से, जैसे कि हम लोग हीटर यूज़ करते हैं तो कौन सा तार हम लोग नाइक्रोम का उसमें यूज़ करते हैं, निकल और क्रोमियम का यूज़ करते हैं। तो वो हीटिंग इफेक्ट किस किस बातों के ऊपर निर्भर करता है, मैं उसका अलग क्लास लूँगा, मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम लोग जान गए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फिर हम लोग जान गए कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस किन बातों के ऊपर निर्भर करता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न कैसे होता है। रेजिस्टेंस उत्पन्न कैसे होता है, तो रेजिस्टेंस जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वो प्रोटॉन्स के साथ भी टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं और इसी कारण एक अवरोध पैदा होता है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और कौन सा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब रहा फ्यूज वायर, हम लोग अक्सर यूज करते हैं फ्यूज वायर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में कि ताकि यदि शॉर्ट सर्किट हो तो वो फ्यूज जो है वो ब्रेक कर जाए और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाए। तो इन तथ्यों के जब मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग दो पार्ट तो हम लोग जान गए, ओम्स लॉ, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सारी बात हम लोग जान गए। न्यूमेरिकल्स में मैं बनवाऊंगा आपको। सो इसी तरह से पढ़िए और ध्यान देके पढ़िए, इसको ध्यान से सुनिएगा और सिर्फ सुनने से आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।